हाय एवरीवन, वेलकम टू ज़ीनॉन एकेडमी। तो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। इसमें अभी हम गेट 2020 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा जो लेक्चर है इसमें हम सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो गेट 2020 में पूछे गए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6dy बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0 इज। चारों ऑप्शन गिवन है। ये ईसी ब्रांच में पूछा गया क्वेश्चन है। ईसी ब्रांच में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6dy बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। इससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हैं। उसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोला जाता है। किसी किसी बुक में ऑक्सिलरी इक्वेशन नाम से बताया गया है, किसी में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे डी से। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस ऑफ 9 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके यहाँ से डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से डी की क्या वैल्यू निकलती है? देखिए, इसको सॉल्व करिए। डी स्क्वायर माइनस 6d को अगर हम ब्रेक करें तो माइनस 3d प्लस 9 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो जाएगा। या फिर सेकंड अप्रोच करेंगे। ये देखिए, d माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो वो ये फॉर्म बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम सेकंड अप्रोच पे जाएंगे। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं d माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें d की कितनी वैल्यू मिल रही है? d की दो वैल्यूज मिलेगी, d इक्वल टू 3 एंड 3। तो देखिए यहाँ पर कितने रूट्स आए? इसके दो रूट्स आए, 3 एंड 3। तो इससे हम कैसे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर रिपीटेड रूट्स आते हैं तो उसका लिखने का क्या तरीका होता है? एक कांस्टेंट c1 प्लस जो भी वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल के हम इक्वेशन को लिखे हैं, यहाँ पर x वेरिएबल है तो x इंटू c2, y इक्वल टू c1 प्लस x इंटू c2 इंटू यहाँ पर d की क्या वैल्यू आई है? 3। रिपीटेड रूट से तो e टू द पावर ऑफ 3x। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में से कौन सा मैच हो रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉर अ वेक्टर फील्ड वेक्टर ए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स होगा वो बताना है। तो इसको हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है डेल क्रॉस ए इज अनदर वेक्टर फील्ड। तो देखिए, अगर ऑप्शन ए को अगर हम चेक करें तो डेल क्रॉस ए, अगर डेल क्रॉस ए किसी वेक्टर पे ऑपरेट किया जाता है, डेल के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो वो हमेशा एक वेक्टर फंक्शन देता है। ये वेक्टर कैलकुलस में आप सीखेंगे कि जब भी डेल का ऑपरेशन कर्ल, अगर डेल क्रॉस ए निकाला जाता है, ये जनरली कर्ल ऑपरेशन कहलाता है। तो ये एक वेक्टर फंक्शन देता है, वेक्टर फंक्शन देता है। तो ऑप्शन ए तो हमारा जो है सही है। नेक्स्ट ऑप्शन बी पर जाएं तो डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस ए इक्वल टू डेल डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ये भी बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है, वेक्टर कैलकुलस में आप पढ़ेंगे। वेक्टर ए इज इररोटेशनल ऑफ डेल स्क्वायर ए इक्वल टू 0। देखिए ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, अगर वेक्टर ए इररोटेशनल हो तो वहां पर फंक्शन होना चाहिए डेल स्क्वायर ए इक्वल टू 0, जो कि रॉन्ग है। इररोटेशनल की क्या कंडीशन होती है दोस्तों? इररोटेशनल के लिए होना चाहिए डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0, ये सही कंडीशन होती है इररोटेशनल की। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? वेक्टर ए इज इररोटेशनल इफ डेल स्क्वायर ए इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अब इस बार से पैटर्न चेंज हो गया है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसमें ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। तो इसलिए अब अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको चारों ऑप्शन चेक करना जरूरी है। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वेक्टर ए इज सोलेनोइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 0। तो सोलेनोइडल होने के लिए हमें डाइवर्जेंस उसका 0 होना चाहिए, तो ये भी सही है।
तो कौन सा इन चारों में से कौन सा फॉल्स है? ऑप्शन सी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 1 माइनस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स जेड ई टू द पावर माइनस 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट 1 0 ई इज। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन एक्स वाई जेड ई टू द पावर ऑफ 1 माइनस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स जेड ई टू द पावर माइनस 1 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसे हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब देखिए इस फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा? अब यहाँ पर e की पावर 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, e इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स कॉस वाई। तो e हमारा कांस्टेंट रहेगा, e बाहर हो गया। हमें e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स कॉस वाई प्लस, अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स जेड ई टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलता है? e इंटू, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e की पावर में कुछ भी हो डिफ्रेंशिएशन क्या आता है? सेम आता है, e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स कॉस वाई। अब माइनस एक्स कॉस वाई का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स एक्स का करेंगे तो 1, तो क्या आएगा? हमें क्या मिलेगा? माइनस कॉस वाई प्लस, अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा, केवल x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये बाहर हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिलेगा 1। तो फाइनली क्या मिलेगा? z ई टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें फंक्शन मिल गया एफ डैश एक्स वाई जेड। अब इस पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एट पॉइंट 1 0 ई पर। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 0 ई। देखिए 1 0 ई पर हमें क्या मिलता है? ई, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, वाई की जगह 0, तो एक्स ई टू द पावर ऑफ एक्स की जगह 1 हो गया और कॉस 0 क्या होता है? 1, तो कॉस 0 होता है आपका 1 इंटू माइनस कॉस वाई, फिर से वाई की जगह हम 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 होगा 1, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस 1 प्लस, यहाँ पर देखिए जेड की जगह हमें क्या पुट करना है? ई इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह हमें 0 पुट करना है, तो ई की पावर माइनस 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा? ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस 1 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस 1। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें? देखिए यहाँ देख लेते हैं, ई का मल्टीप्लिकेशन इस ई इनवर्स के साथ होगा तो हमें क्या मिलेगा? ई इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 पावर आप आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर भी देखिए पावर्स आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। ई की पावर 1 माइनस 1 मीन्स ई टू द पावर ऑफ 0 प्लस ऑफ ई टू द पावर ऑफ 0 माइनस 1 प्लस 1, यानी फाइनल आंसर हमें क्या मिला? 0। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कंटेंट टू सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू y माइनस 1 इंटू एक्स, और ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy बाय dx इक्वल टू y माइनस 1 इंटू एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो देख लेते हैं क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी।
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन इंटू एक्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये इजीली सॉल्व हो सकता है। y माइनस वन वाई के साथ ले लीजिए और dx को x की तरफ मूव कर दीजिए। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई अपॉन वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो हमें क्या क्या, क्या मिलता है आउटपुट? वन अपॉन वाई माइनस वन, इसका क्या इंटीग्रेशन मिलेगा? मॉड ऑफ वाई माइनस वन लॉग ऑफ वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स का क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो इसको अब और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ वाई माइनस वन इक्वल टू 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए, एक ये ऑप्शन तो मैच कर रहा है हमारे ए एंड सी में, 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस सी, 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस सी। लेकिन जो सेकंड कंडीशन दे रखी है एंड वाई इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से इन दोनों में से कौन सा फाइनल आंसर होगा, तो वो हम इसके रूट से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, एक सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका होता है कि डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेट कर दीजिए जीरो से। तो डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में? वाई माइनस वन इंटू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो पॉसिबल केसेस आ सकते हैं, या तो x की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, लेकिन हमारे आंसर जो ऑप्शन जो दिए हैं वो x के टर्म में नहीं y के टर्म में दिए हैं। तो हम y माइनस वन को ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। तो y माइनस वन को ज़ीरो के साथ इक्वेट करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? y इक्वल टू वन। तो दो इक्वेशंस मिल गई। एक तो मिल गया लॉग ऑफ y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू या 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस सी, और सेकंड मिल गई y इक्वल टू वन। तो देख लीजिए, मैच कर लेते हैं किस में है। तो y इक्वल टू वन, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द सॉलिड एस सोन बिलो द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड इज। ये हमें सॉलिड दे रखा है, सॉलिड एस, इसके लिए ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसमें हम डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट कर सकते कि डायरेक्टली लिमिट पुट कर दें यहाँ एस की, कि एक्स की वैल्यू 0 to 3 होगी, वाई की 0 to 1 होगी और जेड की 0 to 1 होगी। ये एक सॉलिड है, तो इसलिए इसका हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, हम इसको जो 3 कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, पहले इसको हम 2 कोऑर्डिनेट में चेक कर लेंगे, उसके बाद हम थर्ड कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे। या फिर देख लेते हैं कि जो हमें सुटेबल पड़े। जैसे यहाँ पर देखिए, एक्स एक्सिस जो है आउट ऑफ द बोर्ड ले सकते हैं और वाई जेड को हम ऑन द बोर्ड कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये y हो गया, ये z हो गया। तो ये y एक्सिस और z एक्सिस ऑन द बोर्ड हो गई, और x एक्सिस जो हमारी बाहर की तरफ जा रही है उसको आउट ऑफ द बोर्ड ले लेते हैं। तो उसकी जो लिमिट है उसको एज इट इज़ पुट कर देते हैं। तो x हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है? 0 to 3 से। तो हम x की लिमिट पहले ही लिख लेते हैं 0 to 3। अब हमें जो भी कैलकुलेशन करना है, जो भी लिमिट पता करना है, वो y और z के टर्म में पता करेंगे। तो y z के अंदर जो भी हमारा ग्राफ बना है वो कैसा बना है? यहाँ से 1 है, यहाँ पर 1 है। अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए हमें हमेशा एक स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हैं, चाहे वर्टिकल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप रखी है। तो वर्टिकल स्ट्रिप, अब ये हमारी y एक्सिस वाली लाइन है, तो y एक्सिस पे हमारा z क्या होगा? 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? z इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस स्ट्रिप की, यहाँ पर z की क्या वैल्यू होगी? तो देखिए, वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करके। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे पता चलेगी हमें? तो सिंपल तरीका होता है, ये जो एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, वो z दी हुई, तो z इक्वल टू स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप हमें क्या मिल रहा है? 1 डिवाइड बाय 1, यानी 1 बाय 1 1। तो स्लोप आया 1, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, z टू y डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव y माइनस y। अब ये z एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है? 1 पर कट कर रहा है, तो +1। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या मिल गई? z इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, z इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें क्या मिल गई? z इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो हमें यहाँ से एक z की लिमिट भी मिल गई, 0 to 1 माइनस वाई। अब देखिए,
हमें ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रिप को हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करना पड़ेगा। तो ये मूवमेंट होगा तो ये वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है और यहाँ तक मूवमेंट होगा तो वाई की वैल्यू 1 तक। तो वाई की लिमिट हो गई 0 to 1। तो तीनों लिमिट हमें मिल चुकी है। अब हम इजीली इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 0 to 3, जेड की 0 to 1 माइनस वाई एंड वाई की 0 to 1। तो आइए सॉल्व करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल, एक्स की लिमिट ले ली 0 to 3, वाई की लिमिट ले ली 0 to 1 एंड जेड की लिमिट ले ली 0 to 1 माइनस ऑफ वाई, एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रिपल इंटीग्रल में जब भी इस टाइप का कैलकुलेशन करना हो तो हम किसको सबसे पहले किस वेरिएबल के टर्म में हम इंटीग्रेट करेंगे, जिसकी भी लिमिट में अगर कोई वेरिएबल आ गया। जैसे यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो इसलिए हमें इसे सबसे पहले जेड के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर तो कोई जेड का टर्म है नहीं, तो जेड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक्स तो कांस्टेंट है। अब जेड की लिमिट हम पुट कर देते हैं 0 to 1 माइनस वाई डी वाई डी एक्स। अब इस लिमिट को इसमें पुट कर देते हैं, क्या हमें मिलता है, एक्स इक्वल टू 0 to 3, वाई इक्वल टू 0 to 1 और इसको इसमें लिमिट पुट करिए, हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इंटू 1 माइनस वाई डी एक्स डी वाई। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 to 3, y इक्वल टू 0 to 1, इसको ओपन कर देते हैं, x माइनस ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब किसी भी टर्म में पहले हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो चाहे हम पहले इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें चाहे x के रिस्पेक्ट में। तो आइए पहले हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय 2 और लिमिट पुट कर देते हैं 0 to 1। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, x इक्वल टू 0 to 3, यहाँ पे लिमिट पुट करिए तो y की जगह पर 1 और माइनस करके y की जगह पर 0। तो हमें क्या मिल जाता है लिमिट पुट करने के बाद, x माइनस ऑफ एक्स बाई 2, x माइनस ऑफ एक्स बाई 2 डी एक्स, x माइनस ऑफ एक्स बाई 2 डी एक्स। इसको और सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x बाई 2 लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ 1 बाई 2, एक्स माइनस एक्स बाई 2, ये हमें क्या मिल जाएगा, x बाई 2 ऑफ डी एक्स। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आइए इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या मिलता है। 1 बाई 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो उस 2 को हम बाहर ले लेंगे तो 4, लिमिट 0 to 3। तो यहाँ पर पुट करिए क्या आएगा, ये लिमिट पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह तो 3 स्क्वायर यानी 9, 9 माइनस 0 यानी 9, तो 9/4, 9/4 यहाँ पे हमें मिलेगा। 9/4 को फर्दर सॉल्व करिए, क्या मिलता है, 4 2 जा 8 एंड 2.25। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा 2.25, ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, x1 plus 2x2 इक्वल टू b1, 2x1 plus 4x2 इक्वल टू b2, 3x1 plus 7x2 इक्वल टू b3 and 3x1 plus 9x2 equal to b4. Which one of the following conditions ensures that a solution exists for the above system? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये यहाँ पर हमें 4 इक्वेशन दे रखी है, इन 4 इक्वेशन से हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इसका अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। तो देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका हम क्या बनाएंगे, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। और अगर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या होती है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की कंडीशंस क्या होती है, कभी तब एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन जब हमारा रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स।
जब इसकी रैंक ऑफ ए, जो भी यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो ए होगी, और इन दोनों को अगर कंसीडर करके जो मैट्रिक्स जनरेट होगी वो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कहलाती है। अगर उन दोनों की रैंक आपस में बराबर होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, तब हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या बना देते हैं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा, x1 + 2x2 = b1, यानी इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, x1 का 1, x2 का 2 एंड यहाँ से b1। नेक्स्ट 2 4 b2, 3 7 b3 एंड लास्ट 3 9 b4। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है और रैंक कैलकुलेट करना है। ये हमारा ए मैट्रिक्स होगा और इसको कंबाइन करके ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर दोनों की रैंक आपस में इक्वल आनी चाहिए, तभी हमारा क्या हो सकता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं सिंप्लीफाई करने के, लेकिन मैं जनरली जो यूज़ करता हूँ वो आपको बताता हूँ। हमें यहाँ पर ऑलरेडी 1 मिल चुका है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हैं, यहाँ पर 0 बनाना। अगर पूरी रो 0 हो जाएगी तो उतनी रैंक कम होती जाएगी। मतलब अगर ये वाली रो पूरी 0 हो जाती है तो इसकी रैंक हम क्या बोलेंगे, रैंक 3 होगी। अगर 2 रो 0 हो जाती तो हम क्या बोलेंगे, रैंक 2 होगी। लेकिन जो भी रैंक इसकी होगी वो पूरे मैट्रिक्स की इक्वल होनी चाहिए, मतलब रैंक ऑफ ए = ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होना चाहिए। आइए हम क्या यहाँ पे ऑपरेशंस क्या लगा सकते हैं। अगर हम R2 को रिप्लेस कर दें, रो R2 को रिप्लेस कर दें R2 - 2 ऑफ R1 से, तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा एंड यहाँ पे भी हमें 0 मिल जाएगा। ये वाली पूरी रो 0 हो सकती है। सिमिलरली अगर हम R3 पे अप्रोच करें, R3 को अगर हम ऑपरेशन लगाए, R3 स्टैंड फॉर R3 - ट्वाइस ऑफ R1, और सिमिलरली R4 के लिए, तो देखिए हम क्या ऑपरेशंस लगा रहे हैं, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 के लिए R2 - 2R1, R3 - 3R1 एंड R4 - 3R1। आइए इसको सॉल्व इधर देखते हैं। फर्स्ट रो सिमिलर रहेगी 1 2 b1, 1 2 b1। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या होगा, 2 - 2 0, 4 - 4 0 एंड यहाँ से क्या आएगा, b2 - ट्वाइस ऑफ b1, b2 - ट्वाइस ऑफ b1। थर्ड रो में देखिए 3 - 3 0, 7 - 6, क्योंकि इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन है, 7 - 6 1, b3 - 3b1, b3 - 3b1। सिमिलरली यहाँ देख लेते हैं 3 - 3 0, 9 - 6 3, b4 - 3b1, b4 - 3b1। और यहाँ पर क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर हम यहाँ पर लगा दें R4 की जगह पर हम लिख दें R4 - 3 ऑफ R3। अब देखते हैं इस ऑपरेशन से क्या हो जाएगा, 1 2 और b1, 0 0 b2 - 2b1, 0 1 b3 - 3b1। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0 - 0 0, 3 - 3 0 एंड b4 - 3b1 - 3 into दिस, तो 3b3 प्लस ऑफ 9b1। ठीक है, अगर इन दोनों का हम इंटरचेंज कर दें तो हमें क्या मिलता है, 1 2 b1, इसको ऊपर लिख रहे हैं 0 1, b3 - 3b1, 0 0
B2 माइनस 2B1 और लास्ट में 0 0 B4, ये देखिए माइनस 3B1 प्लस 9B1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6B1 माइनस 3B3। अब इस मैट्रिक्स को हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक ही मैट्रिक्स में ये दो रो जीरो हो रही है, तो अगर हमें रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स करना है तो ये टर्म भी क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, ये टर्म भी ज़ीरो होने चाहिए। तो इन टर्म्स को हम ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो हमें देखते हैं हमें क्या मिलता है। इधर हम देख लेते हैं, हमें B2 माइनस 2B1 को अगर हमने ज़ीरो से इक्वेट कर दिया, B2 माइनस ऑफ 2B1 इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन क्या मिलती है, B2 इक्वल टू 2B1। सेकेंड हम क्या करते हैं, इसको ज़ीरो से इक्वेट करते हैं, तो सेकेंड हमें क्या मिलता है, B4 प्लस ऑफ 6B1 माइनस 3B3, इसको भी ज़ीरो से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं। जब ये टर्म दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 2, क्योंकि यहाँ पर नॉन ज़ीरो कितने रोज हैं 2, और पूरे इसमें भी नॉन ज़ीरो कितने आ जाएंगे 2, तो दोनों की रैंक आपस में इक्वल हो जाएगी, तो वहाँ पर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, जब हम B2 माइनस B1 को ज़ीरो से इक्वेट कर दें एंड B4 प्लस 6B1 माइनस 3B3 को भी ज़ीरो से इक्वेट कर दें। तो आइए ऑप्शन में हम मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ये जिस भी ऑप्शन में है करेक्ट वन, वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये इसी में पूछे गए गेट 2020 के सारे इंजीनियरिंग मैथ्स के क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, और अब हम फर्दर इस सीरीज़ में आगे मूव करेंगे। तो आपको अगर ये पसंद आ रहा हो ये सीरीज़, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड।